आज के मुख्य समाचार। संस्कृति से जुड़ाव का प्रतीक बना सायर महोत्सव। देवराज दुग्गल के निधन पर शोक की लहर। हर्षवर्धन चौहान ने टोक्यो में अंतर्राष्ट्रीय मेडिकल मेले का किया दौरा। राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी का भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रदर्शन। हिमाचल में 2 रणजी मैचों का होगा लाइव प्रसारण। हिमखंड टूटने का पहले ही मिल जाएगा अलर्ट। 108 और 102 एम्बुलेंस कर्मी हड़ताल पर। स्वाद महोत्सव 2025 का शिमला में भव्य आगाज। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री पहुंचे बैजनाथ। अब समाचार विस्तार से। आम आदमी पार्टी हिमाचल प्रदेश के वरिष्ठ और समर्पित कार्यकर्ता देवराज दुग्गल के निधन पर पार्टी ने गहरा शोक व्यक्त किया है। दुग्गल लंबे समय से आम आदमी पार्टी से जुड़े रहे और संगठन के एक सच्चे सिपाही के रूप में हमेशा जनसेवा और ईमानदारी की राजनीति के पक्षधर रहे। पार्टी द्वारा जारी शोक संदेश में कहा गया कि देवराज दुग्गल जैसे राष्ट्र भक्त और निष्ठावान कार्यकर्ता का जाना अपूर्णीय क्षति है। पार्टी ने पूरे दुग्गल परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है। शोक संदेश में यह भी बताया गया कि देवराज दुग्गल की अंतिम इच्छा थी कि उन्हें आम आदमी पार्टी के झंडे में लपेटकर अंतिम विदाई दी जाए। पार्टी ने उनकी इस इच्छा का सम्मान करते हुए उन्हें पूरे सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी। यह उनके जीवन भर की निष्ठा समर्पण का प्रतीक है। हिमाचल प्रदेश इकाई ने कहा कि देवराज दुग्गल न सिर्फ पार्टी के कार्यकर्ता थे बल्कि एक विचारधारा के वाहक थे। उन्होंने जमीनी स्तर पर पार्टी को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाई। उनकी प्रतिबद्धता, मेहनत और ईमानदारी आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बनी रहेगी। आज एक दुख की घड़ी में हम यहाँ पे बैठे हैं आज पार्टी ऑफिस में, और एक शोक संदेश लेके आपके बीच में मैं आया हूँ। हमारे बहुत ही पुराने कर्मठ कार्यकर्ता श्री देवराज दुग्गल जी का कल आकस्मिक देहांत हो गया, और वह करीब 90 वर्ष के थे। और उन्होंने एक अंतिम इच्छा रखी थी कि जब भी मेरी विदाई हो तो आम आदमी पार्टी के झंडे में मुझे लपेट के भेजा जाए। ऐसे क्रांतिकारी सिपाही को हम आज सलाम करके अभी वापस आ रहे हैं, तो हमने सोचा कि अपना शोक संदेश भी जारी करें और आम आदमी पार्टी की परिवार की ओर से उनके परिवार को हम संवेदना व्यक्त करते हैं, और दुख की घड़ी में पूरा आम आदमी पार्टी उनके साथ खड़ी है। धन्यवाद। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आयोजित सायर महोत्सव एवं मंडी जन कल्याण सभा के 64वें वार्षिक समारोह का भव्य आयोजन हुआ, जिसकी अध्यक्षता हिमाचल प्रदेश के शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने की। इस मौके पर बड़ी संख्या में एनसीआर में रहने वाले हिमाचली समुदाय के लोग उपस्थित रहे। समारोह को संबोधित करते हुए शिक्षा मंत्री ने कहा कि सायर महोत्सव हिमाचल की कृषि परंपरा और सामूहिक उल्लास का प्रतीक है, जो हमें हमारी जड़ों और सांस्कृतिक विरासत से जोड़ता है। उन्होंने हिमाचल वासियों से आग्रह किया है कि वे राज्य की समृद्ध संस्कृति, परंपराओं और विरासत को संजो कर रखें तथा मातृभूमि की सेवा में अपना योगदान दे। रोहित ठाकुर ने राज्य में शिक्षा के क्षेत्र में हो रहे सुधारों की जानकारी देते हुए बताया कि हिमाचल प्रदेश ने राष्ट्रीय शिक्षा रैंकिंग में 21वें स्थान से छलांग लगाकर 5वां स्थान प्राप्त किया है, जो राज्य की शिक्षा प्रणाली में हुए व्यापक सुधारों का प्रमाण है। उन्होंने आगे बताया कि राज्य के 100 स्कूलों को शीघ्र ही सीबीएसई पैटर्न में बदला जाएगा, जिससे छात्रों को गुणवत्ता युक्त शिक्षा मिलेगी और प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता की संभावनाएं भी बढ़ेगी। समारोह के दौरान हिमाचली संस्कृति से सरब और रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए, जिनमें पारंपरिक लोक गीतों और नृत्यों ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। इस अवसर पर शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कार्यक्रम हेतु 1 लाख की धनराशि देने की घोषणा की। कार्यक्रम में समाज सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले व्यक्तियों को सम्मानित भी किया गया। दशहरा और महात्मा गांधी जयंती के अवसर पर राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भ्रष्टाचार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार के खिलाफ पुतला दहन कर नारेबाजी की और सरकार पर भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। इस प्रदर्शन को प्रदेश व्यापी अभियान का हिस्सा बताया गया, जिसमें सभी जिलों में एक साथ विधायकों के प्रतीकात्मक पुतले जलाए गए।
पार्टी ने इसे जनता की आवाज बताते हुए कहा कि प्रदेश भर में भ्रष्टाचार और राजनीतिक पक्षपात के खिलाफ जन जागरण अभियान चलाया जा रहा है। प्रदर्शन के दौरान देवभूमि क्षत्रिय संगठन के अध्यक्ष रोमित सिंह ठाकुर भी उपस्थित रहे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में हो रहे भ्रष्टाचार, भेदभाव और जन विरोधी नीतियों के खिलाफ जनता चुप नहीं बैठेगी। हम पारदर्शिता और जवाबदेही की राजनीति चाहते हैं। उन्होंने सभी सामाजिक संगठनों और नागरिकों से इस लड़ाई में साथ आने की अपील की। 68 विधायकों ने हिमाचल प्रदेश के युवाओं के साथ जो धोखा किया, आपदा प्रभावित लोगों के साथ जो धोखा किया, 7-7 लाख रुपए उनको देने का जो उन्होंने घोषणा की है और 7 लाख रुपए का वादा उनको किया और 2.5 करोड़ रुपए के आवास अपने लिए बनाने के लिए आगे। आज दशहरा है, दशहरे का महापर्व है और आज हम लोग बुराई के ऊपर सच्चाई की जीत हम लोग प्राप्त करते हैं रावण का पुतला जला के। तो ये जो 68 विधायक है ये भी हिमाचल प्रदेश के रावणों से कम नहीं है, ये भी हिमाचल प्रदेश के रावण हैं। शेम तो इन लोगों ने छीन लिया। गली में चोर है, भाजपा कांग्रेस चोर है, गली में चोर है, भाजपा कांग्रेस चोर है। हिमाचल प्रदेश के उद्योग मंत्री ठाकुर हर्षवर्धन चौहान ने टोक्यो जापान में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय मेडिकल मेले का दौरा किया। इस अवसर पर उन्होंने फार्मा एवं मेडिकल उपकरण क्षेत्र के वैश्विक उद्योगपतियों के साथ विस्तार से चर्चा की और हिमाचल प्रदेश में निवेश के अवसरों पर प्रकाश डाला। उद्योग मंत्री के साथ इस दौरे पर विधायक अनिल शर्मा, विधायक हरदीप बाबा और विधायक भवानी सिंह पठानिया भी मौजूद रहे। इस उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल ने जापानी उद्योग जगत को हिमाचल की औद्योगिक संभावनाओं, नीतिगत पारदर्शिता और संपूर्ण सहयोग प्रणाली के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस बैठक के दौरान कई नामी फार्मा एवं मेडिकल उपकरण निर्माताओं ने हिमाचल प्रदेश में निवेश करने की गंभीर रुचि दिखाई। मंत्री चौहान ने बताया कि हमने उद्योगपतियों से सार्थक चर्चा की है और उन्हें हिमाचल में उपलब्ध भूमि सुविधाएं, सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम और शांत वातावरण के बारे में अवगत करवाया। बहुत जल्द राज्य में बड़े बड़े उद्योग स्थापित होंगे, जिससे न केवल रोजगार के अवसरों में वृद्धि होगी बल्कि हिमाचल की आर्थिक स्थिति और अधिक मजबूत होगी। मंत्री ने यह भी कहा कि राज्य सरकार उद्योग हितैषी नीतियों को लगातार बढ़ावा दे रही है और निवेशकों को हर संभव सहयोग प्रदान किया जा रहा है। उन्होंने आश्वस्त किया है कि हिमाचल में आने वाला समय औद्योगिक विस्तार और युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसरों से परिपूर्ण होगा। यह दौरा हिमाचल प्रदेश को वैश्विक निवेश मानचित्र पर प्रमुखता से स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। जापान जैसे तकनीकी रूप से उन्नत देश से निवेश आकर्षित करना न केवल राज्य के औद्योगिक परिदृश्य को बदलने वाला साबित हो सकता है बल्कि हिमाचल को नई ऊंचाइयों तक ले जाने में भी सहायक होगा। रणजी ट्रॉफी सीजन 2025 और 26 में हिमाचल प्रदेश के क्रिकेट प्रेमियों के लिए खुशखबरी है। इस बार हिमाचल की टीम के 3 घरेलू मैचों में से 2 मुकाबलों का सीधा प्रसारण बीसीसीआई और जियो टीवी पर किया जाएगा। इसके दर्शक अपने पसंदीदा खिलाड़ियों को टीवी पर लाइव देख सकेंगे। हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के सचिव अवनीश परमार ने बताया कि टीम इस सीजन में अपने पूल में 7 लीग मैच खेलेगी। इनमें से 3 मुकाबले नौदौन क्रिकेट स्टेडियम में होंगे। इनमें से हैदराबाद 1 से 4 नवंबर और छत्तीसगढ़ 16 से 19 नवंबर के खिलाफ मैचों का लाइव टेलीकास्ट किया जाएगा। रेंजर्स सीजन में हिमाचल का पहला मुकाबला 15 अक्टूबर को पंडुचेरी के खिलाफ होगा। वहीं अन्य 2 मैच दूसरे राज्यों में होंगे जिन्हें भी क्रिकेट प्रेमी टीवी पर देख सकेंगे। इस बार धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम में आउटफील्ड में नई घास लगाए जाने के कारण वहां कोई रणजी मैच नहीं होगा। हालांकि 14 दिसंबर को धर्मशाला में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच T20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेला जाएगा। सचिव अवनीश परमार ने उम्मीद जताई है कि इस बार हिमाचल की टीम बेहतरीन प्रदर्शन करेगी और सभी लीग मैच जीतकर नॉकआउट दौर में प्रवेश करेगी। उन्होंने बताया कि टीम को इस बार नए कोच विक्रम राजवीर सिंह का मार्गदर्शन मिलेगा, जिससे खिलाड़ियों को तकनीकी और मानसिक मजबूती मिलेगी। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने
आज इंदिरा गांधी खेल परिसर शिमला में राज्य स्तरीय ग्रामीण स्वाद महोत्सव 2025 का उद्घाटन किया। यह महोत्सव 3 से 7 अक्टूबर तक आयोजित किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य हिमाचली पारंपरिक व्यंजनों और मिलेट आधारित उत्पादों को पहचान दिलाना है। साथ ही ग्रामीण महिलाओं के स्वरोजगार को बढ़ावा देना भी इसका प्रमुख लक्ष्य है। उद्घाटन समारोह में मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि यह महोत्सव न केवल हिमाचली परंपरा और खान पान को जीवित रखेगा, बल्कि राज्य सरकार की महिला सशक्तिकरण की नीति को भी मजबूती देता है। मंत्री ने यह भी कहा कि इस तरह के आयोजनों से ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने का अवसर मिलता है और वे घरेलू उत्पादों को बाजार तक पहुंचा सकती हैं। इससे स्थानीय आर्थिकी को मजबूती मिलती है और स्वरोजगार के नए रास्ते खुलते हैं। 7 अक्टूबर तक चलेगा। इसमें जो गांव की महिलाएं सेल्फ हेल्प ग्रुप से बेस्ड जो अपने प्रोडक्ट बनाती हैं, व्यंजन, हिमाचल के व्यंजन जो है वो देश विदेश तक उनका स्वाद पहुंचे, एक उद्देश्य ये है। बाकी सेल्फ सस्टेनेबल ये लोग महिलाएं रहें, इस उद्देश्य जो है सरकार ने और प्रशासन ने ये काम किया है। हिमाचल प्रदेश में पहली बार किसी ग्लेशियर झील पर अर्ली वार्निंग सिस्टम लगाया जा रहा है। यह सिस्टम लाहौर की घेपन झील में लगाया जाएगा ताकि किसी भी संभावित प्राकृतिक आपदा से पहले ही लोगों और प्रशासन को चेतावनी मिल सके। यह पायलट प्रोजेक्ट भारत सरकार की सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की ओर से शुरू किया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट में सीडैक, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, केंद्रीय जल आयोग और लाहौल स्पीति प्रशासन मिलकर काम कर रहे हैं। घेपन झील में अर्ली वार्निंग सिस्टम बर्फ टूटने, झील में पानी ज्यादा भरने या झील फटने जैसी स्थिति में पहले से ही खतरे की जानकारी देगा। इससे अचानक आने वाली बाढ़, भूस्खलन जैसी आपदाओं से समय रहते निपटने में मदद मिलेगी। यह सिस्टम सैटेलाइट और अन्य तकनीकी उपकरणों की मदद से लगातार जानकारी जुटाएगा और जरूरत पड़ने पर मौसम विभाग और प्रशासन को अलर्ट भेजेगा। घेपन झील 13,615 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और 100 मीटर से ज्यादा गहरी है। इसके चारों ओर ऊंचे बर्फीले पहाड़ और ग्लेशियर है। लगातार हो रहे जलवायु परिवर्तन के कारण इस झील का आकार हर साल बढ़ रहा है। अगर यह झील फटी तो पानी सीधे चंद्रा नदी में आएगा और इससे लाहौल के गांव, मनाली लेह हाईवे और अटल टनल को भारी नुकसान हो सकता है। इसरो पहले ही घेपन झील को असंवेदनशील झीलों की सूची में शामिल कर चुका है। लाहौल स्पीति के उपायुक्त किरण ने बताया कि हाल ही में विशेषज्ञ और तकनीकी टीम ने घेपन झील का दौरा किया है और जल्दी ही वहां यह आधुनिक सिस्टम स्थापित किया जाएगा। अर्ली वार्निंग सिस्टम एक ऐसी तकनीक है जो संभावित प्राकृतिक आपदाओं जैसे भूकंप, बाढ़, झील फटना आदि की पहले से जानकारी देता है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि लोगों की जान और संपत्ति को नुकसान से बचाया जा सके। हिमाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने आज बैजनाथ में जल शक्ति विभाग जेएसपी के नवनिर्मित डिविजनल कार्यालय भवन का उद्घाटन किया। करीब 1.23 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित यह 2 मंजिला आधुनिक भवन क्षेत्रीय प्रशासनिक कार्यों को बेहतर बनाएगा और स्थानीय जनता को समयबद्ध सेवाएं उपलब्ध करवाने में सहायक होगा। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार जल शक्ति विभाग को मजबूत करने के लिए अधोसंरचना विकास पर विशेष बल दे रही है। बैजनाथ में यह नया कार्यालय आमजन को उनके घर के पास ही बेहतर सेवाएं उपलब्ध करवाने की दिशा में एक अहम कदम है। मुकेश अग्निहोत्री ने बताया कि बैजनाथ विधानसभा क्षेत्र में लगभग 245 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाएं प्रगति पर है, जिनमें शामिल है 153 करोड़ रुपए की सिंचाई परियोजनाएं, 91 करोड़ रुपए की पेयजल योजनाएं, 68 करोड़ रुपए की सीवरेज परियोजनाएं शामिल है। जन सुविधा को ध्यान में रखते हुए उप मुख्यमंत्री ने बैजनाथ में राजकुंधा वाया बिलिंग तक नई बस सेवा शुरू करने की घोषणा की। यह क्षेत्र विशेष रूप से पर्यटन और ट्रैकिंग के लिए प्रसिद्ध है और नई बस सेवा से स्थानीय लोगों के साथ साथ पर्यटकों को भी लाभ मिलेगा। कार्यक्रम के उपरांत उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने विधायक किशोरी लाल के साथ बैजनाथ के प्राचीन शिव मंदिर में पूजा अर्चना की और प्रदेश की सुख समृद्धि और जन कल्याण के लिए प्रार्थना की। शुभारंभ हुआ है, इसके लिए मैं किशोरी लाल जी को बधाई देना चाहता हूं और विभाग के अधिकारियों को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने
रिकॉर्ड टाइम में ये कार्यालय स्थापित किया। इसमें माननीय विधायक का बहुत साथ रहा, क्योंकि अगर ये मेहनत ना करते, संघर्ष ना करते तो ये ज़मीन हमें ना मिलती। ये चौधरी चंद्र कुमार जी के पीछे पड़े रहे और इन्होंने अपने संपर्क से, अपने रिश्तों से जो है ये जगह उपलब्ध करवाई और उसके बाद हमने ये स्थान निर्मित किया है। और हमारे यहाँ के एमएलए को मालूम ही है कि जमीनी स्तर से राजनीति करके ऊपर आए हैं। लंबे अरसे तक 3-3.5 दशक तक प्रधान रहे। तो किस ढंग से हमने आगे लेके जाना है और उनको सम्मानजनक वेतन पे पहुंचाना है, ये हमारा प्रयास रहेगा। और आउटसोर्स की सर्विस के मैं तो ज़्यादा पक्षधर नहीं हूँ और मैं अपने डिपार्टमेंट में कहीं भी आउटसोर्स की भर्ती नहीं कर रहा हूँ। आपने देखा होगा भर्ती विभागीय हो रही है और जल शक्ति में पूरी तरह विभागीय हो रही है ताकि उनका जीवन पूरी तरह सुरक्षित रहे, उस हिसाब से हो रही है। ठीक है, पैसे की कमी की बात है, वो हम कैसे पूरी कर सकेंगे वो करेंगे। ट्रांसपोर्ट में भी 327 कंडक्टर जो हैं वो कमीशन के माध्यम से भर्ती किए हैं। 58 साल वाले कंडक्टर हैं, चाहे जितना मर्जी चलाते रहे कोई भी। जब हमने कह दिया है कि हम अपने विभागों में रेगुलर भर्ती करेंगे तो हम रेगुलर ही कर रहे हैं। कंडक्टर 327 लगाए सारे जो है तो हम कर रहे हैं। और मैं अपने कर्मचारियों की सार्वजनिक तौर पे दाद देना चाहता हूं, जिन्होंने 3 साल में कठिन परिस्थितियों में, लेकिन पैरा ने भी किया है, जल रक्षकों ने भी किया है, लेकिन रेगुलर हमारे अधिकारियों ने, कर्मचारियों ने, जो 18-20 हज़ार दूसरे कर्मचारी हैं, उन्होंने भी कंधे से कंधा लगा के हिमाचल प्रदेश में पानी की व्यवस्था करने का प्रयास किया है। हिमाचल प्रदेश में 108 और 102 एम्बुलेंस सेवाएं एक दिन के लिए पूरी तरह ठप रही, जिससे आम जनता खासकर आपातकालीन स्थिति में अस्पताल पहुंचने वाले मरीजों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। यह हड़ताल सीटों के संबंध एम्बुलेंस कर्मचारी यूनियन द्वारा नेशनल हेल्थ मिशन NHM की कथित शोषणकारी नीतियों के खिलाफ बुलाई गई थी। यूनियन ने 2 अक्टूबर की रात से 8 बजे से 3 अक्टूबर रात 8 बजे तक एक दिवसीय सांकेतिक हड़ताल की, लेकिन इस 24 घंटे में शिमला सहित कई जिलों में एम्बुलेंस सेवाएं बुरी तरह प्रभावित रही। हड़ताल का प्रत्यक्ष असर राजधानी शिमला के IGMC, DDO और कमला नेहरू अस्पताल KNH में भी देखने को मिला है। IGMC में जहां सामान्यतः 10 एम्बुलेंस उपलब्ध रहती है, वहां सिर्फ 4 निजी एम्बुलेंस सेवाएं दे रही थी। DDO में 5 की जगह सिर्फ 2 निजी गाड़ियां थी। KNH में 3 की जगह सिर्फ 1 निजी एम्बुलेंस ही उपलब्ध रही। इससे आपातकालीन मरीजों को अस्पताल पहुंचने और छुट्टी के बाद घर लौटने में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। सीटू अध्यक्ष विजेंद्र मेहरा ने आरोप लगाया है कि NHM के अधीन काम कर रहे 108 और 102 एम्बुलेंस कर्मचारी शोषण का शिकार है। उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट, लेबर कोर्ट और श्रम कार्यालय के आदेशों के बावजूद कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन और ओवर टाइम का भुगतान नहीं किया जा रहा है। 12 घंटे ड्यूटी ली जाती है और 8 घंटे के हिसाब से भी वेतन नहीं मिलता। यह सरासर अन्याय है। एम्बुलेंस कर्मचारी यूनियन ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार और NHM प्रबंधन ने समय रहते मांगों पर सकारात्मक पहल नहीं की तो आंदोलन को और अधिक उग्र रूप दिया जाएगा।